हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग साइंटिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कोविशील्ड या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोविशील्ड कैसे बनाई जाती है। कोविशील्ड एक वैसे तो ये वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जिसे बोलते हैं। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है, ये जैसे कि हमारी कन्वेंशनल पुरानी वैक्सीन्स होती है, ये उनसे एकदम अलग है। जो हमारी नॉर्मल कन्वेंशनल वैक्सीन्स होती हैं मोस्टली वो इनएक्टिव फॉर्म में वायरस, जिस वायरस के खिलाफ हम प्रतिरोधक क्षमता बनाना चाहते हैं, वो ही वायरस को इनएक्टिव या डेड करके या उसका कोई प्रोटीन उसमें होता है। पर ये जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है, इसमें हम उस वायरस का जिसके खिलाफ हम प्रतिरोधक क्षमता बनाना चाहते हैं उसकी कोई एक प्रोटीन की जीन हम लेके एक दूसरे वायरस में, जैसे कि हमारे इस केस में एडिनो वायरस है, चिंपैंजी एडिनो वायरस में हम उसकी जीन डाल देते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि इस केस में जो कोविशील्ड है, इसमें हम यूज़ करते हैं चिंपैंजी एडिनो वायरस, जो कि चिंपैंजी में पाया जाता है ये वायरस। और ये वायरस के अंदर हम डालते हैं अपने सार्स कोविड का कोई एक प्रोटीन का जीन। जैसे कि कोविशील्ड में है स्पाइक प्रोटीन का जीन, जो कि हमने डाला है चिंपैंजी एडिनो वायरस के अंदर। तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ चिंपैंजी एडिनो वायरस का स्ट्रक्चर। ये एडिनो वायरस होता है आइकोसेड्रल शेप का, जो कि एक फुटबॉल लाइक शेप होती है, जिसमें आप ये देख सकते हो जो ग्रीन है ये कैप्सिड होता है, जो हमारे एडिनो वायरस के डीएनए को कवर करता है। ये पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो वायरस के डीएनए को कवर करता है। तो ये जो स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक्स वायरस को सेल के सरफेस रिसेप्टर से जुड़ने में मदद करते हैं और बाद में यही रिसेप्टर के थ्रू सेल इनको इनटेक भी करता है। तो ये रिसेप्टर बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमारा जो एडिनो वायरस होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। और अभी हम जानेंगे ये कैसे हम वैक्सीन बनाते हैं। तो हम वैक्सीन ऐसे बनाते हैं, एक हमारा जो प्रोटीन हमें जिस जीन का बनाना है, जैसे कि हमारे इस केस में स्पाइक प्रोटीन है, उसका इंसर्ट हम एक वेक्टर प्लाज्मिड में लेते हैं और ये हमारा एडिनो वायरस का जीनोम है। उसके साथ हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होती है और रिकॉम्बिनेशन से, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो कि स्पाइक प्रोटीन का जीन है, वो इंसर्ट हो जाता है इस एडिनो वायरस के जीनोम में और वापस हम इसको पैक कर देते हैं एडिनो वायरस में। और अब हम जानेंगे कि ये एडिनो वायरस कैसे काम करता है, इन्फेक्ट कैसे करता है। तो जो हमारा एडिनो वायरस है वो हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। वैक्सीन में जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं और ये कार प्रोटीन जो होता है, कार प्रोटीन ह्यूमन सेल्स पे उस पर बाइंड कर जाता है और वो उसकी एंडोसाइटोसिस हो जाती है। एंडोसाइटोसिस मतलब कि सेल अंदर ले लेता है उस वायरस को, एडिनो वायरस को, और फिर उसकी को अंदर लेके एंडोसोम बनाता है एक स्ट्रक्चर, जो कि डाइजेस्ट कर देता है वायरस का बाहर का एनवेलप। और एनवेलप डाइजेस्ट होने के बाद जो प्रोटीन डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड एडिनो वायरस का, वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। फिर वो डीएनए ट्रेवल करता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जैसे कि ये डीएनए एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए से वो हमारा प्रोटीन एनकोड करता है, स्पाइक प्रोटीन, जो कि हमने इस वायरस के जीनोम के अंदर डाला होता है। और दूसरा पाथवे ये वायरस ले सकता है रेप्लिकेशन का, मतलब कि खुद ये रेप्लिकेट भी कर सकता है, जो कि इस वायरस में बंद किया हुआ है। तो ये रेप्लिकेशन वाला पाथवे होता नहीं है। तो ऐसे ये हमारा कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन एक्सप्रेस करता है हमारी बॉडी के अंदर। बात करेंगे इसकी डोसेज की, तो आप ये जो वैक्सीन है अलग अलग डोसेज में आती है।
इसकी बोतल 0.5 ml की भी आती है जो कि सिंगल डोज होती है, 1 ml की भी आती है जिसमें 2 डोज होती है, 5 ml की भी आती है जिसमें 10 डोज होती है। तो एक आदमी को वो जो वैक्सीन करते हैं 0.5 ml, मतलब कि आधा ml का आधा का इंजेक्शन लगाते हैं, और जिसमें कि 500,000 करोड़ एडिनोवायरस होते हैं जो कि रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। बात आती है इस वैक्सीन को हमें कितनी बार लेना होता है। तो जैसे कि कंपनी ने अपनी डॉक्यूमेंट्स में बताया, अपनी फैक्ट शीट्स में बताया है, वो तो 4 से 6 हफ्तों के बीच में रिकमेंड कर रही है। 4 से 6 हफ्ते होते हैं, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपको दूसरी वैक्सीन भी लेनी है। इसकी 2 वैक्सीन्स होती हैं और दोनों सेम ही वैक्सीन होती है, जो मतलब कि पहली और दूसरी वैक्सीन में कोई फ़र्क नहीं होता, सेम अमाउंट और सेम ही चीज़ होती है, कोई अलग चीज़ नहीं होती है। एक और दूसरी डोज के बीच में आप और गैप दे सकते हो, 3 महीने का भी गैप दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको 1.5 महीने के अंदर ही लगानी है। अब हम थोड़ा चलते हैं आगे स्टडीज़ के बारे में, जो इस वैक्सीन को लेके जो स्टडीज़ हुई थी पूरी दुनिया में, जिसके बाद इस वैक्सीन को अप्रूवल मिला था। तो इस वैक्सीन की स्टडी भारत में भी हुई थी और भारत के बाहर भी हुई थी। भारत के बाहर 3 देशों में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में। टोटल 24,000 के आसपास 23,745 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि 18 साल से ऊपर थे, जिनमें से 12,021 लोगों को वैक्सीन, असल की वैक्सीन दी गई, और बाकियों को जो हम बोलते हैं प्लेसिबो या कंट्रोल दिया गया। प्लेसिबो क्या होता है, वो कोई वैक्सीन नहीं होती है, वो या तो सलाइन दे देंगे आपको या कोई दूसरी वैक्सीन देंगे, उस कोविड की वैक्सीन नहीं देंगे, असल की वैक्सीन नहीं देंगे। तो 12,000 लोगों को कोरोना की ये वैक्सीन दी, बाकियों को वैक्सीन नहीं दी, बस उनको बताया कि आपको वैक्सीन दी है, पर असल में वो वैक्सीन नहीं थी। फिर उनको पहले एक डोज के बाद 105 दिन तक देखा गया, और फिर दूसरी डोज के बाद 62 दिन के लिए देखा गया। भारत में भी ऐसी स्टडी हुई कोविशील्ड से के लिए, जिसमें 1600 लोग थे, जिसमें 1200 लोगों को असल में वैक्सीनेट किया गया कोरोना वायरस की वैक्सीन से, और 100 लोगों को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से किया, दोनों एक ही वैक्सीन है। और बाकी 300 लोगों को ऐसे ही कुछ भी दे दिया गया। तो लगभग 1577 लोग को दूसरा डोज भी दिया गया इसका। तो कुल मिला के भारत में कोई 87% लोगों को, जो कि 18 से 59 की उम्र के थे, और 12% जो कि 60 से ऊपर की उम्र के थे, लोगों को वैक्सीनेट किया गया। तो अब इन वैक्सीनेशन की स्टडी से हमें क्या रिज़ल्ट हाथ में आया। इन वैक्सीनेशन की स्टडी से हमें 2 कंक्लूजन मिले। एक तो कि जब हम पहला डोज कराते हैं उसके 22 से 90 दिन के अंदर वैक्सीन की एफिकेसी, जो प्रतिरोधक क्षमता है, 76% हो जाती है। एफिकेसी का मतलब क्या होता है? एफिकेसी का मतलब ये होता है, अगर मैं 100 लोगों को वैक्सीनेट करता हूँ, को वैक्सीन देता हूँ, तो उनमें से कितने लोगों को असल में कोरोना वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आ चुकी है। तो अगर मैं देखता हूँ 100 लोगों को 10 दिन में, 100 लोगों में 10 दिनों में 10 लोगों को आई है, तो 10% उसकी एफिकेसी होगी। दूसरा कंक्लूजन हमने ये ड्रॉ किया इस स्टडी से कि
अगर आप 12 हफ्तों के बाद यानी 3 महीने के बाद आप दूसरा डोज लेते हो तो आप में एंटीबॉडी ज़्यादा अच्छे से बनती है और या वैक्सीन की एफिशिएंसी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, 81.3% तक बढ़ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं वैक्सीन लेने के बाद हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है सिर दर्द होना, दर्द होना, बुखार जैसा लगना, आपको उल्टी का मन करना। और इसके अलावा आपको जहाँ पर इंजेक्शन लगा होता है वहाँ पर दर्द होना, वहाँ पर गरम गरम महसूस होना, या वहाँ पर लाल हो जाना, या वहाँ पर सूजन हो जाना, या उस वो जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर आपको छाला हो जाना, ये भी हो सकता है। और आपको ठंडी लग सकती है एकदम से। और इसके अलावा आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपको जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर आपकी स्किन जो है सख्त हो गई है। या इसके अलावा एक और चीज़ लग सकती है, आपको इंजेक्शन लगाने के बाद ज़ुकाम हो गया है। तो ये बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि लगभग 10% से ज़्यादा लोगों को अनुभव हुआ है। बात करेंगे प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस, क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन में भी काम किया है तो मैं यहाँ पर दोनों लोगों की प्रिकॉशंस बताऊँगा, जो वैक्सीनेट कर रहे हैं और जो वैक्सीन लगाने आए हैं। तो जो वैक्सीनेट करते हैं उनको ध्यान रखना होता है कि वैक्सीन की जो बोतल है वो जम ना जाए। हम उसे 2 डिग्री से 25 डिग्री के टेम्परेचर पे रखते हैं और वो बोतल एक बार जब खुलती है तो 6 घंटे में हमें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम उसे फेंक देते हैं। दूसरी चीज़, जो वैक्सीन लगवाने आया है उसे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी तरह का ब्लड थिनर या एंटीकोगुलेंट नहीं ले रहा हो। ब्लड थिनर जैसे कि एस्पिरिन जैसी दवाई जो कि हमारा खून पतला करती है, वैसे लोगों को अपने फिजिशियन की सलाह से वैक्सीन लगानी चाहिए। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग, जिन लोगों को एड्स या शुगर या जिन्होंने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, उन सब लोगों को भी अपने फिजिशियन से सलाह लेकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। जिन लोगों को हल्का फुल्का बुखार या ज़ुकाम है वो भी वैक्सीनेट करा सकते हैं। हाँ, जिन लोगों को इन्फेक्शन हो चुकी है कोरोना की कुछ दिन पहले, तो वो गैप लेके, मतलब कि 1 महीने का गैप लेके वैक्सीनेट कराएं तो ज़्यादा कारगर रहेगा। तो ये थे सारे प्रिकॉशंस। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा अलग अलग वैक्सीन के बारे में। धन्यवाद।